आंगल सिख युद्ध, उसको लिख लेना, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। ये हम सिख साम्राज्य के समय आपको बताएंगे चलैया वॉर कैसे लड़ा गया था, यहाँ पर ये सारी घटनाएं। तो कहने का मतलब है उसने इस तरह इस दौरान पर इसके ये विलय हैं, सिख साम्राज्य का, आपका जैतपुर संभल का, सिक्किम का, उदयपुर और झांसी का। बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ तक की बात में आप कहेंगे नहीं भैया कोई परेशानी होनी भी नहीं। समझ गए? आगे चले भैया, कोर्स पूरा कर। क्या बताया हमने? 1854 झांसी और नागपुर को, अवध को, अवध को 1856 में मिलाया, 1856 में मिलाया, 56 में मिलाया। इसीलिए तो कहते हैं लोग फ्री की चीज कदर नहीं होती, यही तो इसीलिए तो कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर गोद निषेध नीति से नहीं, जैसे सिक्किम में अंग्रेजी डॉक्टरों के दुर्व्यवहार से, यहाँ पर मिलाया कुशासन का आरोप लगा करके, माल एडमिनिस्ट्रेशन का एलिगेशन लगा दिया, कुशासन का आरोप लगाया अवध के ऊपर, एलिगेशन ऑफ, कोई था, एहसास आएगा, अभी नहीं बाद में आएगा, कुछ समय बाद, अभी नहीं आएगा, कुछ समय बाद आएगा, आने वाली पीढ़ी याद करेगी उसको, अभी तो मैं कहूँगा तो झूठे लगेंगी मेरी। कुशासन का आरोप लगाया, देखिए यहाँ समझिए बात, अवध को 1856 में मिलाया गया। कुशासन का आरोप कैसे? अवध का शासक कौन था इस समय पे? अवध, अवध, अवध का शासक था इसमें वाजिद अली शाह। और मुझे बताओ वेलेजली ने अवध के साथ में सहायक संधि कब की थी? वाजिद अली शाह। अब डलहौजी की तो सीधी सीधी नीयत थी अवध पर, उसको तो वो कहता था कि अवध एक ऐसा चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। सीडीएस परीक्षा में भी पूछा 2024, क्या पूछा था? अवध को क्या कहता था ये? एक चेरी जो एक दिन, डलहौजी का स्टेटमेंट, डलहौजी, डलहौजी कहता था वन डे। तो जो वाजिद अली शाह हैं, वाजिद अली शाह को 1801 में करनी पड़ी थी सहायक संधि वेलेजली के समय, सब लोग जानते हैं। और ये इतना कमजोर कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, वहां पर इतना वजन बढ़ा दिया, अपने खर्चे इतने बढ़ा दिए कि अपना बहुत सारा क्षेत्र धीरे 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 अवध को अंग्रेजों को देना पड़ा। अब अंग्रेज जब उसको क्षेत्र दे रहे थे तो वहां पर एक बात बताइए, अगर खराब शासन होगा तो खराब शासन के लिए जिम्मेदार कौन है वहां पर? 1856 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो जिम्मेदार हुई। अब यहाँ पर एक आदमी की नियुक्ति इसने कर दी, उसका नाम था सलीमैन, तो वहां पर ठगी के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर कौन था? रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया सलीमैन को। किसने रिपोर्ट दी? सलीमैन ने। अब सलीमैन ने एक रिपोर्ट दी कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है लोगों का, ठीक है। और सलीमैन को क्योंकि इसने प्रॉमिस कर रखा था डलहौजी ने कि तुमको बनाएंगे शासन का प्रबंधक, एडमिन मैनेजर बनाएंगे तुमको, एडमिन मैनेजर। अब एडमिन मैनेजर बनने के चक्कर में उसने सारी रिपोर्ट दे दी, जबकि उस समय के विवरणों में कहीं भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि भाई अवध का जो शासन है वो खराब है। बहुत सारे इतिहासकारों ने ये कहा कि अवध में जो है अच्छी स्थिति थी, या जो भी खराब स्थिति थी उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसका खराब स्वास्थ्य हो गया, इसने त्याग पत्र दे दिया, तो सलीमम की जगह कौन आया? आउटरम। तो जो फाइनल आउटरम रहा, आउटरम ने पता है क्या कहा? आउटरम ने कहा कि इस राज्य के बारे में मेरी कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट सलीमन के विवरणों पर आधारित हैं, और मैं ये कहता हूं कि अवध का शासन बहुत खराब है। सीधी सी बात है, ये भी एक खरीदा हुआ व्यक्ति था, और आउटरम की रिपोर्ट पर, आउटरम की रिपोर्ट पर क्या कर लिया गया? अवध को शामिल कर लिया गया। और ये सलीमैन तो यहाँ पर पहले से कौन था? सलीमैन यहाँ पर रेजिडेंट भी था, सहायक संधि के, जैसे सहायक संधि में रेजिडेंट रखे जाते थे ना, ये रेजिडेंट भी था अवध में, अवध में। ये तो एक बार मिलने गया इससे कि भाई अब तुम्हारा शासन इतना कमजोर हो चुका है, अब तुम साइन कर दो वाजिद अली शाह, हमको दे दो ये अवध, ठीक है। तो अपनी पगड़ी उतार करके वाजिद अली शाह ने इसके हाथों में रख दी। उसने कहा, बड़ा मतलब आप समझिए, अपनी पगड़ी रखी और ये कहा कि जो संधि होती है वो बराबर वालों में होती है, और हम अभी इस लायक नहीं रहे कि हम ब्रिटिश सरकार के बराबर है, और पगड़ी दे दी, साइन नहीं करे। अब ऐसी स्थिति में क्या साइन करने को बच गए, जब एक राजा ने अपनी पगड़ी दे दी, अपना सम्मान दे दिया, पगड़ी को सम्मान माना जाता है, तो उस पर साइन नहीं हुए थे। लेकिन बाद में क्या किया इन लोगों ने? रिपोर्ट तैयार की सलीमन ने, एक लालच में, डलहौजी के कहने पर, और आउटरम की रिपोर्ट पर इसको शामिल कर लिया गया, क्योंकि डलहौजी, इसने तो क्या त्यागपत्र दे दिया था खराब स्वास्थ्य के चलते हुए। बात क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत कोई परेशानी?
कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कहेंगे नहीं। डलहौजी के टाइम पर हुआ रेलवे की स्टार्टिंग, रेलवे की शुरुआत इसके टाइम पर हुई, मैं आपको बता ही चुका। कपास, कोयला, अनाज, इन सब को ढोने के लिए रेलवे की शुरुआत किस डेट को हुई थी? रेलवे डे मनाया जाता है 16 अप्रैल 1853 को। कितने किलोमीटर रेल चली थी? 34 किलोमीटर। और ये रेल चली थी मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने महाराष्ट्र में, मुंबई से थाने। इसमें भाई साहब 14 डिब्बे थे लकड़ी के। कितने थे? 14 डिब्बे थे। 3 इंजन थे भाई साहब इसमें। 3 इंजन के नाम है, एक का नाम था सुल्तान, सुल्तान इंजन इसमें था। एक इंजन का नाम था साहिब, और एक इंजन का नाम था सिंध, सिंध नाम था एक इंजन। 3 इंजन इसमें रखे गए, ठीक है। और जिस कंपनी ने इसको बनाया था पहली रेल को, वो कंपनी थी आपका GIPR, GIPR अर्थात ग्रेट इंडियन, सब ब्रिटिशियर्स थे ये, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर। इनको भी बहुत पैसा दिया इन लोगों ने, पेनिनसुलर रेलवे। 5% का ब्याज देने की इनको, ब्याज देते थे इनको 5% का इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था इन्होंने, तुम ये डेवलप करो, हम तुमको 5% के इंटरेस्ट के साथ में भारतीयों के खून से चूस करके देंगे, चिंता मत करो तुम। रेलवे की शुरुआत, ठीक है। डाकघर, अपनी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए डाकघर अधिनियम कब लेके आए थे? पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, 1854। क्या बोलोगे? पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, 1854। ओके, फिर क्या लाते हैं 1854 के बाद में? डाकघर हो गया, और एक आपका टेलीग्राफ सेवा शुरू कर दी, विद्युत तार सेवा, विद्युत तार सेवा, मैसेजेस को भेजने के लिए। इसमें 4000 मील की एक लाइन भेजी गई, तो बोलते इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ताकि ये अपनी सूचनाएं भेज पाए अपने अधिकारियों तक या अपने लोगों तक। ये भी कब शुरू की इन्होंने? 1854, 1854 में। 1854 में इन्होंने बनाया लोक निर्माण विभाग, अभी भी चलता है, जिसको इंडिया के भ्रष्ट डिपार्टमेंट्स में से एक माना जाता है। लोक निर्माण विभाग, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854, लोक निर्माण विभाग। मेट्रो वगैरह पे देखते होगे ना आप नाम अक्सर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अधिनियम पारित हुआ, ठीक है बॉस। क्या बोलेंगे? पारित होने का मतलब है ड्राफ्टेड द, भाई विधवाओं की शादी होनी चाहिए दोबारा या नहीं? ड्राफ्टेड, विधवा हैं उनको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? अभी अभी लागू नहीं हुआ है, 1856 में लागू होगा, कैनिंग के टाइम पर। ओके, वो सॉरी, एक रह गया आपका विद्युत तार सेवा के समय, वो है वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या है? वुड डिस्पैच क्या था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के सुधार के लिए लाया गया। जैसे इसमें था वुड डिस्पैच में, वो बोलते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। 2 मिनट और चाहिए होंगे, कर लें। मैग्ना कार्टा ऑफ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? इसमें ये बात बोली गई थी कि भाई हर ज़िले में स्कूल खोला जाए, और जैसे कलकत्ता है आपका, बम्बई है, मद्रास है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोली जाए। और जो शिक्षा का माध्यम है, क्या बोला गया था इसमें? जो प्राथमिक शिक्षा है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा को तो बताया गया इसमें, उसको तो करा लो आप स्थानीय भाषा में, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा का मतलब जैसे सब जगह भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं,
तो बोलते देशी बोली, वर्नाकुलर, जिसको आप डायलेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जो प्राइमरी एजुकेशन, इन्होंने बोला प्राइमरी एजुकेशन टू बी इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज। और जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसका मीडियम क्या होना चाहिए? हायर एजुकेशन होनी चाहिए अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोली भी गई है ना बाद में। वो डिस्पैच हो गया आपका, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हो गया, विद्युत तार सेवा हो गया, और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? सारी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया, ब्लॉक कर दो। नहीं, इसके ऊपर वाला कर काम है। सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर कौन? मत दिखाया करो भाई प्लीज। आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि यार वो काम की चीज। दोस्त मेरे, अगर तुम्हें सत्येंद्र नाथ टैगोर को जानना है तो जान सकते हो। कौन सा मेरे बताने से ही जानोगे? और यहाँ कोई सत्येंद्र नाथ टैगोर का टॉपिक चल रहा है, इररिलेवेंट बातें क्यों कर? भैया इंडियन नॉलेज सिस्टम, राजाओं का दरबार 1832 में, 1832। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया? 1820। गवर्नर जनरल बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा? इसको कहा है तारागढ़ को, कहा तारागढ़। किस वर्ष में विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस को स्वतंत्र 1835 में। डलहौजी किस काल में भारत का गवर्नर जनरल थी? गवर्नर जनरल था, ये नहीं था। 1848 से 56। लुटेरे को किस बात का थे? गवर्नर जनरल डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित, ये किताबें हैं हमारी, लेखकों ने लिखा है इनको, थे वैसे ही नहीं आ गया थे। जैसे किसी के दादा हो ये किताबों में वैसे लिख दिया गया, होता बहुत बार। मतलब धीरे धीरे बदलेगा, कोई पॉलिसी आएगी। तो डर रहे हैं इनसे, कह रहे हैं कि भारत से जो है मुगलों को हटा दो। भारत सरकार भी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि, वही नहीं कह रही है अंग्रेजों के नाम के आगे से ये हटा दो, जो इनके नाम के आगे तुमने ईश्वर स्वरूप शब्द लिख दिया है। घबरा रहे हैं, पता चले कल को ब्रिटेन की महारानी डांट लगा दे। अब वो तो उनके तो वंशज खराब हो चुके हैं, क्या बोलेंगे वो? औरंगजेब के नाम का कुछ भी चैप्टर हटवा दो तुम, उसके वंशज खराब हो चुके। मुगलों के वंशज रिक्शा विक्सा चला रहे हैं कहीं, कहिए अपने कुछ भी बदलाव कर लो, है कि नहीं? डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? व्यपगत का सिद्धांत। डलहौजी ने किस राज्य को ये चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे, ये कहा गया अवध के बारे में? अभी पूछा देखो सीढ़ी, लास्ट वाले सीढ़ी। कौन व्यपगत के सिद्धांत की डलहौजी की नीति का पहला शिकार था? सतारा, सतारा। अभी क्वेश्चन देंगे, सतारा नहीं, आपसे पूछेंगे इसको। गलत आंसर दे दिया हमने। अगर आपने क्लास को ध्यान से पढ़ा था तो आप इसका आंसर दोगे होमवर्क में। सारे